हेलो एवरीवन, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अभिषेक गौरव। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द फॉरेस्ट फायर इन हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे पूरा रीजन जो है विटनेसिंग द फॉरेस्ट फायर्स, और ऐसे में एक ही सवाल हमारे सामने आता है दैट व्हाट डज द स्टेट नीड टू डू in order to democratize the forest management and curtail the raising forest fires। इस सवाल के साथ साथ स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे सवाल जो हैं ये अराइज होते हैं और इनको जानना ज़रूरी है दैट ऐसे कौन से रीज़न हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारी स्टेट में फायर्स के इंसिडेंट हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ये भी समझना ज़रूरी है कि क्या जो हमारे हिमालयन फॉरेस्ट हैं क्या वो सही में ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, और लास्ट में दैट व्हाट स्टेट हैज़ टू डू, कि ऐसे कौन से स्टेप हो सकते हैं जिनसे इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स, इन इंसिडेंट्स को कम किया जाए। इस सवाल का और इन सभी सवाल का जवाब जो है आपको लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। सभी सवालों का जवाब जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। आइए समझते हैं इस पूरे टॉपिक को, इस सिनेरियो को। सबसे पहले तो बात करेंगे इस स्टोरी की। व्हाट इज़ द स्टोरी एक्चुअली। तो अगर आप देखेंगे तो पूरा हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पे आप लोगों को फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट जो है वो जर्नली देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम बात करें 15 अप्रैल के बाद तो फ्रेंड्स ये कहा जा रहा है कि 1684 फॉरेस्ट फायर जो हैं ये अभी तक इतने इंसिडेंट जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में हो चुके हैं। अगर हम बात करें तो 17,471 हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट लैंड है स्टूडेंट्स वो डैमेज हो चुका है इस तरह के फॉरेस्ट फायर से। और उसके साथ साथ एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लॉस जो है हम लोगों को हमारे वाइल्ड लाइफ का भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप बात करेंगे बिटवीन द 2001 एंड 2023 तो कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश जो है 957 हेक्टेयर्स ऑफ ट्री कवर जो है ये आग की वजह से ही हमारे पास यहाँ पे लॉस हो चुका है। और अदर ड्राइवर्स लॉस की अगर हम बात करें तो 4.37 थाउजेंड हेक्टेयर का जो एरिया है वो एक्चुअली में लॉस हो रहा है इन इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स की वजह से। अब सवाल यही आ रहा है स्टूडेंट्स दैट ऐसा क्या हो रहा है, दैट व्हाट आर द वेरियस रीजंस। ऐसे कौन से कारण हैं जिन कारणों की वजह से हमारे हिमाचल में या फिर इस स्टेट के अंदर जो है हम लोगों को इस तरह के इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं। क्या सही में ये जो प्री मॉनसून समर पीरियड होता है क्या ये भी एक रीज़न बन जाता है हमारे इस तरह की फॉरेस्ट फायर्स के लिए, इसको भी समझेंगे। और उसके साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या ये भी एक रीज़न बनता है इस तरह के फायर्स के लिए। देन उसके बाद द फॉल्टी फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न बनता है। बट दीज टू आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स दैट सबसे पहले हम समझने की बात करते हैं यहाँ पे द प्री मॉनसून पीरियड, यानी कि कैसे ये हमारे हिमाचल प्रदेश में अगर देखेंगे तो हिमालयन रीजन्स के अंदर जो है ये जो फॉरेस्ट फायर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये फॉरेस्ट फायर्स कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये जो प्री मॉनसून पीरियड होता है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक वाइटल रोल जो है स्टूडेंट्स ये प्ले करता है इस तरह के इंसिडेंट्स में। कैसे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्री मॉनसून में यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स मॉइस्चर एक्चुअली में एक जो मॉइस्ट कंडीशन है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इन फॉरेस्ट फायर्स की वजह से, इन फॉरेस्ट फायर के कारण के लिए। कैसे, बिकॉज ये कहा जाता है स्टूडेंट्स ये जो प्री मॉनसून पीरियड होता है अगर इन मॉनसून के दौरान हम लोगों को लेस मॉइस्चर जो है वो हवा में देखने को मिलता है तो उसकी वजह से क्या होता है दैट डैमेज जो है इस तरह के फायर का वो एक्चुअली में इंक्रीज हो जाता है नंबर ऑफ टाइम्स। अगर एयर में मॉइस्चर अच्छा है तो इस तरह के जो फॉरेस्ट फायर्स के जो इंसिडेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है इट ऑल्सो द प्री मॉनसून समर पीरियड इट ऑल्सो प्ले अ क्रिटिकल रोल इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द फॉरेस्ट फायर्स। द लेस मॉइस्चर्स द ग्रेटर द इम्पैक्ट ऑफ द फायर्स। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीज़न आपको देखने को मिलेगा वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़। बिल्कुल स्टूडेंट्स, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें तो यस ये अनइंटेंशनल भी हो सकती है और इंटेंशनल भी हो सकती है। अनइंटेंशनल आप ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारे ट्रैवलर्स यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, सम टाइम उनसे भी क्या हो जाता है कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। चाहे मान लीजिए उन्होंने अपनी कुकिंग के लिए कोई ऐसे यू कैन से इस तरह के कुकिंग के लिए, कुकिंग बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे प्रावधान किए, प्रोविज़न किए, चाहे फिर स्मोकिंग ऑफ सिगरेट ही क्यों ना हो, कैंप फायर क्यों ना हो,
हूँ। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स, इन एक्टिविटीज़ की वजह से भी क्या होता है, हमारे यहाँ पे फायर्स जो है, फॉरेस्ट फायर जो है, इस तरह के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। इंटेंशनली भी होता है, बिल्कुल स्टूडेंट्स, इंटेंशनली भी। और यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस तरह की इंटेंशनल फॉरेस्ट फायर्स के लिए। ये इंटेंशनल फॉरेस्ट फायर जो है, ये नंबर ऑफ रीजन्स की वजह से हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे प्री मानसून सीजन है, तो अभी जो ये लोग जंगलों में जो आग लगाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर जब बरसात आएगी यानी कि मानसून आएगा तो अच्छा घास जो है इनको, इनके लाइफ स्टॉक्स के लिए जो है वो देखने को मिलता है। दूसरा, इंटेंशनली ये लोग इसलिए भी लगाते हैं, एक तरह से रिवेंज के तौर पे भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर मान लीजिए फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ जो हैं इनके साथ कुछ सही नहीं कर रही, या फिर इनको लग रहा है कि इनके जो फॉरेस्ट राइट्स हैं वो राइट्स कर्टेल किए जा रहे हैं, या कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो वो भी एक रीज़न बनता है स्टूडेंट्स इस फॉरेस्ट फायर का। तो इंटेंशनली भी होता है, अनइंटेंशनली भी होता है, बट ओवरऑल देखें तो यस, ह्यूमन एक्टिविटी ऑल्सो प्ले अ रोल इन द रीजन बिहाइंड दीज फॉरेस्ट फायर्स। देन उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यस, द फॉल्टी फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस जो हैं स्टूडेंट्स, ये भी रीज़न बन जाती हैं। इनमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, चाहे आप लोकल कम्युनिटी के राइट्स को कर्टेल करने की बात कर लीजिए, चाहे फिर और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है आप लोगों को इस तरह के फॉरेस्ट इंसिडेंट जो है वो अक्सर हमारे इस एरिया में देखने को मिलते हैं। तो ये तो इम्पॉर्टेंट रीज़न रहे जिनके कारण फॉरेस्ट फायर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। बट अब सवाल एक ही आता है स्टूडेंट्स कि क्या सही में हिमालयन फॉरेस्ट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो अगर एक ही जवाब यानी कि वन वर्ड में इसका आंसर दिया जाए स्टूडेंट्स, तो यस, इट्स यस। बिल्कुल जो हिमालयन फॉरेस्ट है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर हम बीते कुछ 2 सेंचुरीज़ की बात करें तो उन 2 सेंचुरीज़ में अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी, बिल्कुल द ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द लास्ट 2 सेंचुरीज़। कैसे, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो यस 2 सेंचुरी से लगभग जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक्चुअली में स्टार्ट हुई थी 1850s के दौरान, यानी कि 1850 में जब रेलवे की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी, तो उसके बाद ही आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो ये फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, इन फॉरेस्ट एरियाज़ को जो है इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक्चुअली में स्टार्ट हो गई थी। तो पहला तो रीज़न है इसका भी द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे। हम बात करेंगे, थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। दूसरा रीज़न समझ लेते हैं दैट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द हिमालयन फॉरेस्ट जो है स्टूडेंट्स, ये भी एक बड़ा कारण बनता है बिहाइंड द हिमालयन फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, और यू कैन से द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हिमालयन फॉरेस्ट। अब देखिए कैसे रेलवे जो है यहाँ पे कारण बना स्टूडेंट्स। अगर आप 1850 की बात करेंगे या फिर 1853 के दौरान की अगर हम बात करेंगे, उस पीरियड से लेके 1910 का ये जो पीरियड है, 1910 का जो ये पीरियड है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लगभग इस पीरियड के दौरान 80,000 किलोमीटर का एक रेलवे नेटवर्क जो था वो एक्चुअली में बनाया गया था। और इस नेटवर्क की वजह से यहाँ पे क्या किया गया था, जितना भी हमारा फॉरेस्ट था उस फॉरेस्ट को असॉल्ट किया गया था। उसके साथ साथ नॉट ओनली द फॉरेस्ट को असॉल्ट किया गया था, बट जो लोकल कम्युनिटीज़ थी, उन कम्युनिटीज़ के जो राइट्स थे, इन राइट्स को भी यहाँ पे कर्टेल किया गया था, इन राइट्स को भी वंचित कर दिया गया था इन लोगों को। तो यस, ये भी फिर एक रीज़न बनता है। इससे क्या हुआ, इससे एक तो फॉरेस्ट फायर, एक तो फॉरेस्ट हमारा डिक्रीज हुआ, कम हुआ। दूसरा जो एक कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन होता है स्टूडेंट्स फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, उसमें भी हम लोगों को बहुत सारी एक कमी जो है वो देखने को मिली। वहीं अगर आप बात करेंगे तो यस, ये भी माना जाता है स्टूडेंट्स 1869 का पीरियड जो था, उसके साथ साथ 1885 इस पीरियड की अगर आप बात करेंगे, इस पीरियड के दौरान कहा जाता है दैट 6.5 मिलियन के आसपास जो देवदार और चीड़ पाइन के जो स्लीपर हैं, इन स्लीपर को एक्सपेंड किया गया है। ठीक है जी, तो ये भी कहीं ना कहीं एक्सपेंड किसके लिए, टिम्बर के लिए, लकड़ी के लिए, रेजिन के लिए, इनके लिए भी क्या किया गया स्टूडेंट्स, इनके लिए भी इन फॉरेस्ट को जो है वो असॉल्ट किया गया, इनको यहाँ पे काटा गया। तो यस, रेलवे इज अगेन वन ऑफ द रीजन। दूसरा अगर हम देखें प्रॉफिटेबिलिटी, तो कैसे जो है प्रॉफिटेबिलिटी, देखो प्रॉफिटेबिलिटी क्यों थी,
यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट थे उनमें अगर आप देखेंगे तो रेजिन्स हो गया, टिम्बर हो गया, इस चीज़ के लिए क्या कर रहे थे, फॉरेस्ट का यूज़ जो था वो किया जा रहा था स्टूडेंट्स। तो रेजिन की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है स्टूडेंट्स कि 1920s के दौर, उस दौरान की अगर बात करें 1920 के पीरियड की अगर मैं बात बताऊं स्टूडेंट्स, तो लगभग ये बोला जाता था कि 21,35,000 जो पेड़ थे, चीड़ पाइन जो थे, वो एक्चुअली में यूज़ किया जा रहा था रेजिन निकालने के लिए। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा रीज़न है फिर हिमालयन फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो टोटल ट्रीज जो हैं, हालांकि आपको ऑब्वियसली द रेजिन इज यूज फॉर द कॉमर्शियल और द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, ठीक है। और इसकी वजह से देखो क्या हुआ, इसकी वजह से आप ये बोलेंगे कि इन लोगों ने क्या किया, एक ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन किसमें फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो पहले क्या होता था, पहले जंगल में अगर देखेंगे तो एक तरह से मिक्स्ड फॉरेस्ट्री हुआ करती थी। जंगलों में मिक्स्ड फॉरेस्ट्री होता था, यानी कि अलग अलग तरह के पेड़ हुआ करते थे। लेकिन उसकी वजह से फिर जब इस तरह से रेजिन्स वाली जो सिनेरियोज जब चले तो इन लोगों ने क्या किया, ये पाइन के जो पेड़ थे, जो पाइन ट्री हुआ करते थे, चीड़ पाइन वाले जो ट्री हुआ करते थे, इनकी प्रोडक्शन में इन्होंने फिर वृद्धि की। ठीक है जी, यानी कि पाइन फॉरेस्ट जो था उनकी इंक्रीज यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला। तो क्या इस इंक्रीज की वजह से भी एक कारण बन सकता है ये फॉरेस्ट फायर का? बिल्कुल बन सकता है। बिकॉज अगर स्टूडेंट्स आप लोग चीड़ पाइन को देखेंगे तो इज द हाईली वनरेबल टू द फॉरेस्ट फायर। तो यस, इसमें आग लगने की जो इसकी क्षमता है वो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। 20s के दौर पे क्या होता था, 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो जब स्टेट मैनेजमेंट ने जो है, जब स्टेट ने यू कैन से फॉरेस्ट्री को मैनेज किया, उस टाइम पे भी क्या होता था, मिक्स्ड फॉरेस्ट्री में अगर देखेंगे तो यहाँ पे बांज हुआ करता था, ओक हुआ करता था, इस तरह के बांज ओक के ट्री हुआ करते थे स्टूडेंट्स। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने बिल्कुल इन सबको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस किया किससे? चीड़ से। अब बांज ओक की एक क्वालिटी हुआ करती थी, क्वालिटी क्या थी कि इकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो बांज फॉरेस्ट जो थे दे एब्जॉर्ब द हाई कंटेंट ऑफ द रेन वाटर। और अगर हाई कंटेंट ऑफ रेन वाटर जो है वो यू कैन से यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं तो उनका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो एक बहुत अच्छा आपको मिलता है, यानी कि दे हैव द बेटर मॉइस्चर रिटेंशन और द क्वांटिटी। और उसके साथ फिर क्या होता था, तो इसलिए मैंने बोला द प्री मॉनसून इज अगेन। तो कहीं ना कहीं तो ये अगर इस तरह के बांस ओक जो ये फॉरेस्ट अगर हम लोगों को देखने को मिले तो उनकी मॉइस्चर जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा फॉरेस्ट के अंदर उतने कम चांसेस होते हैं फॉरेस्ट आग लगने के। और उसके साथ साथ वाटर स्प्रिंग्स हैं माउंटेन्स में, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यस यू कैन से स्टूडेंट्स, आज अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं तो ये 17.8% जो एरिया है टोटल फॉरेस्ट का, यानी कि 37,033 स्क्वायर किलोमीटर का जो हमारा फॉरेस्ट है उसका 17% जो है स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा चीड़ पाइन से कवर है। और ये एक बड़ा रीजन है बिकॉज चीड़ पाइन मैंने आपको बोला इज सेंसिटिव फॉर द फॉरेस्ट फायर, और इसमें आग लगने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आगे देखेंगे दैट क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिलहाल के लिए आप, आई होप आप लोगों को समझ में आया कि यस हिमालयन फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में तो है, ये ट्रांसफॉर्म तो हुआ है और ये कोई नया नहीं है, सेंचुरी से ये ट्रांसफॉर्म होता आ रहा है। अब सवाल एक ही होता है दैट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करना चाहिए, कैसे इस फॉरेस्ट मैनेजमेंट को करें। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स दैट वी हैव द इम्पॉर्टेंट सम फैक्ट, कुछ एक फैक्टर्स हैं जिनके कारण जो है हम लोग, यानी कि जिनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इन फॉरेस्ट की मैनेजमेंट को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो यस वी हैव द इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेटवर्क। हमारे पास फॉरेस्ट मैनेजमेंट में अगर आप देखेंगे तो यह सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, और यू कैन से वी हैव टू डन द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट।
फॉरेस्ट मैनेजमेंट का डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए। बिकॉज दिक्कतें क्या हैं स्टूडेंट्स, दिक्कतें ये हैं, अब अगर आप देखेंगे इसमें कोई यू कैन से देयर इज़ कोई शक नहीं है कि यस हिमाचल प्रदेश 5वें शेड्यूल में है और लोकल कम्युनिटीज़ के पास राइट्स होते हैं इन फॉरेस्ट के, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो टाइम टू टाइम इनके जो राइट्स होते हैं उनको कर्टेल कर दिया जाता है। अब आपके राइट्स को कर्टेल करेंगे तो आप पार्टिसिपेशन क्यों देंगे? तो जब क्या होता है, जब भी इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो लोकल्स का जो पार्टिसिपेशंस हैं इस फॉरेस्ट मैनेजमेंट में वो बहुत कम हो जाता है। तो ज़रूरत है हम लोगों को क्या करना है, डेमोक्रेटाइजेशन करनी है फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, ताकि जो लोग हैं, ताकि जो यहाँ पे लोग हैं, यहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स इन एंड अराउंड, जो किसी एक जंगल फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं, उस आसपास के एरियाज़ में रहते हैं, उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो इसलिए एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नेटवर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आप लोगों को इनके राइट्स भी देखने पड़ेंगे, इनकी जो अब राइट्स क्या हैं यार इनके पास राइट्स की अगर बात करें तो यस, जो लकड़ी ये ले लेते हैं इसके लिए फ्यूल के लिए, टिम्बर थोड़ा सा ले लेते हैं फॉडर्स के लिए या पशुओं के लिए चारा एंड ऑल, और इस तरह की ही एक्टिविटीज़ जो हैं इन लोगों के पास होती हैं। तो अगर आप इनके राइट्स को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इनकी पार्टिसिपेशंस के थ्रू जो है हम लोग एक बेटर फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है स्टूडेंट्स वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो यस, यहाँ पे अच्छे से एक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी हमारे पास होने चाहिए, बिकॉज नेचुरली भी ये आग लग सकती है। तो इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी के साथ हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, इस तरह के फायर फाइटिंग इक्विपमेंट हो। और तीसरा जो है स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ नीड एक्चुअली टू बिल्ड द मिक्स्ड फॉरेस्ट्री एंड रिमूव द पाइन ट्री। मैंने आपको पहले ही बोला कि मिक्स्ड फॉरेस्ट्री जो है ये बहुत ज़रूरी है फॉरेस्ट की मैनेजमेंट के लिए, बिकॉज ऐसे पेड़ भी होने चाहिए जिनका जो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन जो इनकी एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो। बिकॉज प्री मानसून जब भी होगा तो इसमें फिर इस तरह के इंसिडेंट जो है हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और भी बहुत सारे रीजंस हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स नाउ इट्स अ टाइम कि जो साइंटिफिक और जो कम्युनिटी, इन दोनों की जो नॉलेज है, जो साइंटिफिक नॉलेज और जो कम्युनिटी की जो नॉलेज है, इन दोनों को अब कन्वर्ज करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलाना चाहिए। और फॉरेस्ट मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं कि पार्टिसिपेटरी मैनर से जो है इन चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दोनों की पार्टिसिपेशन यहाँ पे ज़रूरी है। देन उसके बाद अगर देखेंगे तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पे चेक डैम बनाए जा सकते हैं ताकि जो माउंटेन्स के जो वाटर स्प्रिंग्स हैं उनको रिवाइव किया जा सके, जिनकी वजह से भी एक मॉइस्चर कंटेंट अच्छा बना रहेगा जंगल के अंदर, और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एक बेटर फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। आप लोग भी कमेंट्स के अंदर जो है अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा स्टूडेंट्स कि क्या लगता है आपको, किस तरह से एक बेटर मैनेजमेंट हो सकता है फॉरेस्ट का। और जो सवाल हमने पहले देखा था, आई होप अब उसका जवाब आप लोगों को मिल गया है। और मैं ये भी मान के चला हूँ कि ये सेक्शन आप लोगों को, ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेस्ट फायर इन द हिमाचल प्रदेश। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।